हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग बच्चे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय जो संविधान है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे केवीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। बच्चे नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्लस स्टेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, वनडे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे भी भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक स्टेट में भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों पे बातचीत करेंगे और प्रश्नों का क्या उत्तर है विथ एक्सप्लेनेशंस, पूरी व्याख्या के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसका आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप हमारे एबी क्लासेस का चैनल है टेलीग्राम पे, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी इससे रिलेटेड, जो भी आज पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें, उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ भी जो है वो क्या कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। तो हम कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बातचीत करेंगे। और उसमें सबसे पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं बच्चे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो जनरली बच्चों वहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 यानी 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 3 परिशिष्ट हैं। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो वहाँ पे आपको 395 अनुच्छेद देखना है बच्चे, 22 भाग देखने हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 3 परिशिष्ट हैं बच्चे। जो 22 भाग हैं उनकी पूरी व्याख्या जो मिलती है हमें, ठीक है, वो अनुच्छेदों में मिलती है, यानी 395 अनुच्छेदों में उनकी पूरी की पूरी व्याख्या की जाती है। लेकिन अब अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं, ठीक है, और भागों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और संविधान में एक प्रस्तावना होता है जो पहला चैप्टर होता है, यानी पूरे संविधान का जो क्रक्स आप बोल सकते हैं, पूरे संविधान की जो समरी है वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो जो कभी कभी संविधान को लेकर एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो उसकी उस संविधान में लिखी हुई चीज़ों को लोग चैलेंज करते हैं और वो चैलेंज न्यायपालिका में की जाती है। तो न्यायपालिका उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं वो प्रस्तावना की व्याख्या दोबारा से करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान को लेकर जो भी समस्या उत्पन्न होती है या जो जिस प्रकार का भी समाज में विवाद उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं उस प्रस्तावना के द्वारा उस विवाद को हल करने की एक प्रकार से क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है बच्चे कि अच्छा ये बताइए कि मूल संविधान यानी 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान तैयार हो चुका था, उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तब भी हमें 395 ही बताना है बच्चे, ठीक है। दूसरा, भाग कितने थे, तो 22। और जनरली जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। जो शेड्यूल थे वो 8 शेड्यूल थे। तो आपसे कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, या फिर 8वीं अनुसूची में किसकी व्याख्या की जाती है। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें हम लोग एक तरह से, ठीक है ना, संविधान में जो भारतीय भाषाओं की व्याख्या जो की गई, भारतीय भाषाओं की जो व्याख्या है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में उसमें 22 भाषाएं हैं। जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय तक उसमें 14 भाषाएं थी, और इन भाषाओं के आधार पर ही बच्चे राज्यों का निर्माण हुआ। तो ठीक है, एक राज्य एक भाषा का कंसेप्ट था, एक भाषा एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत पर ही भारत में राज्यों का निर्माण हुआ। तो जब हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरी तरह से इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा अधिनियम है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां हैं जो, या फिर किस समिति के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन का अधिनियम जो था वो निर्मित किया गया था, किस कमिटीज ने सलाह दी थी। तो ये जब राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को कर लेते हैं। आपसे वनडे एग्जाम में इतना पूछा जा सकता है, या इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है। तो बेसिक आपको ध्यान में रखना है कि इतनी चीज़ें होती हैं। दूसरा,
जो भारतीय संविधान है उस संविधान को निर्माण होने में कुल कितना समय लगा था, यानी कितने समय में पूरा का पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था, कितने दिनों में पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा का पूरा जो संविधान था वो हमारा संविधान पूरी तरह से क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। अब संविधान जो निर्मित हुआ तो उस संविधान में बहुत सारी समितियां भी थी। तो कभी कभी प्रश्न में समितियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा जाएगा, यूपीएसआई के भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लेगा बच्चे, केवीएस टीचर्स एग्जाम्स अगर दे रहे हैं, केवीएस के टीचर्स के लिए, चाहे वो पीआरटी में जा रहे हैं, आप टीजीटी में जा रहे हैं या पीजीटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और पॉलिटी से क्वेश्चन संविधान से पूछा जाता है। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, जनरल स्टडी का एक तरह से टॉपिक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि जो संविधान है उसको बनने में तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, लेकिन जो संविधान थी, जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन सी है, तो वहाँ पे हम लोग जनरलिस्ट प्रारूप समिति को देखते हैं, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटीज बोला जाता है। यानी पूरे संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था बच्चे, वो प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनके अलावा और भी 7 सदस्य प्रारूप समिति के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स क्या करना है, ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। थोड़ा सा टफ करना होगा तो उसमें 2 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से प्रारूप समिति में फेरबदल भी किया जाता है। लेकिन आपसे जनरलिस्ट पुलिस के एग्जाम्स में और उत्तर प्रदेश एसआई का एग्जाम अगर दे रहे हैं या वनडे जो एग्जाम्स दिया जाता है, तो वहाँ आपसे नॉलेज की बहुत डिमांड नहीं होती है, बस फैक्ट्स अगर आपका पता है आपको तो आपका काम हो सकता है बच्चे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं बच्चे, ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान निर्मातीय जो सभा थी, संविधान निर्मातीय जो सभा थी उसके अस्थायी, ठीक है ना, टेम्परेरीज जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चे। तो वहाँ पे अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो एक प्रकार से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इनको अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। तो जो पूरा संविधान का एक प्रपोजल जो आया था, पूरा संविधान का जो प्रस्ताव आया था बच्चे, वो कैबिनेट मिशन में आया था, और कैबिनेट मिशन के अंदर ही संविधान का प्रस्ताव था, और उसके लिए एक संविधान सभा निर्मित करनी थी, और जो संविधान सभा बनाई जाएगी वो भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। और उस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे, यानी प्रांतीय सभाएं उस समय होती थी, तो प्रांतीय सभा के सदस्यों को ही हम लोग संविधान सभा में क्या करेंगे, चुन कर लाएंगे। तो ये चीजें आपको बेसिक ध्यान में रखना है। संविधान सभा के जो संविधान निर्मातीय सभा थी बच्चे, उसके अस्थाई सदस्य कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है बच्चे। और 11 दिसंबर 1986 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चे पेपरों में कि संविधान निर्मातीय सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किससे रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ध्यान में रखना है। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ऑब्जेक्टिव जो मोशंस था, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशंस था, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। ये आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पे चर्चा की गई, और उद्देश्य प्रस्ताव पे चर्चा के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया, और उसके बाद ही बच्चे संविधान सभा के द्वारा संविधान समितियों का निर्माण किया गया था। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। संविधान जो उद्देश्य प्रस्ताव था, और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही बच्चे संविधान की प्रस्तावना बनी। तो जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव था बच्चे, वही बाद में चलकर एक प्रकार से संविधान का क्या माना गया था, प्रस्तावना माना गया। तो जब आप संविधान को देखेंगे तो उसमें एक प्रस्तावना है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 3 परिशिष्ट हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्रस्तावना में, ठीक है ना, प्रस्तावना तो एक ही है संविधान का, लेकिन अनुच्छेदों में परिवर्तन हो चुका है, ठीक है।
भाग में भी परिवर्तन किया गया, लेकिन पेपर में अभी भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 395 22 भाग और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना। संविधान सभा के अंदर जो निर्मातीय सभा के जो प्रमुख वैधानिक सलाहकार थे, जो लीगल एडवाइजर थे बच्चे, वो डॉक्टर बी एन राव थे। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, लीगल जो एडवाइजर थे, वो डॉक्टर बी एन राव थे, क्योंकि उस समय संविधान का जो ज्ञान था या संविधान को लेकर जो एक्सपर्ट माने जाते थे वो डॉक्टर बी एन राव को माना जाता था। इसलिए डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अब जो संविधान है वो एक तरह से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान बनकर जो तैयार हो गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद जो थे, कुछ अधिकार जो थे, वो 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। और बाकी के संविधान के जो अनुच्छेद थे वो लागू होते हैं आपके 26 जनवरी 1950 के। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ अनुच्छेद, कभी भी ये टिक नहीं कर देना है कि पूरा का पूरा जो संविधान के अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू किए गए थे, नहीं। कुछ अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को एक प्रकार से क्या कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे, और कुछ अधिकार जो थे वो 26 नवंबर 1949 को दे दिए गए थे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिस तिथि को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जनरली उस समय, ठीक है ना, भारत विभाजन की भी बात चल रही थी, भारत को स्वतंत्र करने की भी बातचीत चल रही थी। तो उस समय जो अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही संविधान सभा का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस तिथि को संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे बच्चे। तो ये आपको पेपर के लिए क्या करना है, एक प्रकार से ध्यान में रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा, अगले हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं बच्चे कि जिस तिथि को भारतीय संविधान को लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो जनरली वहाँ पे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में बच्चे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालचारी जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ठीक है ना, भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी बच्चे, भारत को जो एक प्रकार से जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, पॉलिटिकल जो फ्रीडम मिला था, वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ था उसका जो अधिनियम है बच्चे, ठीक है, उस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बोला जाता है बच्चे, ठीक है। और इसी अधिनियम पर भारत को क्या किया गया था, स्वतंत्र किया गया था। आपसे क्वेश्चंस होगा बच्चे कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, यानी प्रथम जनरल इलेक्शंस, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ है। तो 1952 आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चंस आता है कि पहली संसद का गठन, यानी स्वतंत्र भारत में पहला संसद का गठन या पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, फर्स्ट लोकसभा कब गठित की गई थी, तो भी ऑप्शन में आपको 1952 क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं बच्चे कि भारतीय संविधान में अभी तक कुल कितने संशोधन हुए हैं बच्चे, ठीक है ना, तो किसी लगभग 102 तक संविधान संशोधन हो चुके हैं बच्चे, ठीक है ना। जो लीगल डिपार्टमेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ जो लॉ मिनिस्ट्रीज है उसके अनुसार लगभग 102 संविधान संशोधन हो चुके हैं बच्चे। तो 102 संविधान संशोधन हुए। तो ये भी पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है, संविधान संशोधन की व्याख्या जो है वो किस अनुच्छेद में। तो आर्टिकल 368 को आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन लाना है या संविधान में कोई नई चीज़ को हमें ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान में कर रखा है बच्चे।
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ें, भारतीय संविधान की आत्मा कहाँ पे निवास करती है, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है बच्चे, तो वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चे वो आपका प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है बच्चे वो प्रस्तावना है, और प्रस्तावना जो है वो संविधान के बुनियादी ढांचे में आता है। मतलब केशवानंद भारती केस के पास से ये बोला गया कि सरकार जो है, यानी केंद्र सरकार या संघीय जो सरकार है बच्चे, उसे प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती केस के बाद से बोल दिया गया, क्योंकि प्रस्तावना जो है बुनियादी ढांचे में आता है। तो अगर हम प्रस्तावना में परिवर्तन लाते हैं बच्चे, तो धीरे धीरे संविधान में भी क्या होने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा। तो इसलिए जर्नलिस्ट हमें प्रस्तावना को बुनियादी ढांचे में रखा गया, और पूरे भारतीय संविधान की जो आत्मा है बच्चे उसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी समाज में किसी अधिनियम को लेकर विवाद हो जाता है, ठीक है ना, लोगों के अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहीं ना कहीं प्रस्तावना को ही आधार बनाकर क्या करता है, ठीक है ना, उस अधिनियम की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे माना गया है बच्चे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे माना गया है, तो भारत अर्थात इंडिया। तो संविधान में सिर्फ भारत, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है बच्चे। तो ये आपको ध्यान में रखना कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और उसका स्रोत किसे माना जाता है, तो भारत की जनता, इंडिया की जनता को मानते हैं। तो ऑप्शन में भारत और इंडिया आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार की समानता की स्थापना करता है, यानी जो अनुच्छेद 14 है वो किस प्रकार की समानता की स्थापना करता है बच्चे। तो वहाँ पे विधि के समक्ष समानता की बात की गई, यानी विधि के सामने सभी को एक समान रखा गया है बच्चे। मतलब विधि ही सर्वोच्च है, विधि से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और भारत में जिसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है बच्चे, तो वो संविधान की सर्वोच्चता है। कभी ये मत बोल दीजिएगा कि संसद की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता है, प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता नहीं। जब भी भारत में बोला जाए कि पूछा जाए कि भारत में किसकी सर्वोच्चता है, तो जनरली वहाँ पे भारत की सर्वोच्चता में हमें बच्चे संविधान की क्या करनी होती है, सर्वोच्चता की बात करनी है। भारत में अगर कोई चीज सर्वोच्च है, सर्वोच्च अथॉरिटी है बच्चे, तो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे। तो विधि के समक्ष मतलब कानून के नजर में सभी एक समान है। हाँ, लेकिन कुछ अपवाद भी बनाया गया, और अपवाद स्वरूप राज्यपाल आते हैं बच्चे और राष्ट्रपति आते हैं। तो अपवाद में उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होती है। बाकी समाज में, भारतीय समाज में, भारतीय राज्य में जो लोग भी रह रहे हैं उन सभी को विधि के समक्ष समान माना गया है। ये आपको क्या करना है, पेपर के लिए ध्यान में रखना है। ये आर्टिकल 14 में लिखा गया, अनुच्छेद 14 में लिखा गया। किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अस्पृश्यता का जो अंत होना चाहिए, ठीक है, या अंत की जो बात की गई है बच्चे, वो अनुच्छेद 17 में की गई है, आर्टिकल 17 में की गई है। और इसके लिए संसद के द्वारा कानून भी बनाया गया है कि अस्पृश्यता भारत में किसी भी आधार पे स्वीकार नहीं की जा सकती है। छुआछूत जैसी चीजों को, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी। उसको पूरी तरह से समाज में क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। और कहीं ना कहीं अस्पृश्यता जो है बच्चे वो एक प्रकार से निरपेक्ष अधिकार के अंतर्गत आता है, नकारात्मक अधिकार के अंतर्गत आता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपसे कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है बच्चे कि प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, इसके बारे में संविधान में कहाँ लिखा गया है। तो एक्चुअली प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में संविधान में कहीं लिखा नहीं गया। तो आर्टिकल 19A जो है, आर्टिकल 19(1)A जो है, वहां पे वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो उसी वाक्य एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में ही बच्चे
प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो क्या है, निहित है। तो अगर सीधा कभी क्वेश्चन पूछ ले कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहाँ पे की गई है, तो जनरली प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात की गई है बच्चे, वो आर्टिकल 19 में लोग मोटा मोटी बोलते हैं, लेकिन प्रॉपरली पूछ ले कि कहाँ पे की गई है, तो आर्टिकल 19(1)(a) में है। लिखा तो नहीं गया वहां पे प्रेस, लेकिन वहां पे वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया, यानी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। तो जो मीडिया है, जो प्रेस है बच्चे, वो भी एक तरह से राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की क्या करता है, बात करता है। और लोकतंत्र का एक प्रकार से एक पिलर जो होता है बच्चे, वो मीडिया भी होता है, क्योंकि लोग अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो मीडिया के द्वारा अपनी बात लोग रख सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं। तो आर्टिकल 19(1)(a) में बोला गया है। और उसी आर्टिकल 19(2) को अगर आप पढ़ेंगे बच्चे, तो स्वतंत्रता पे प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। यानी भारत में जो स्वतंत्रता है दी गई है बच्चे, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति का। उसमें से कुछ अधिकार जो है वो सकारात्मक रूप में है, सकारात्मक प्रकृति के यानी पॉजिटिव नेचर के हैं, और कुछ अधिकार जो हैं वो नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, निगेटिव नेचर के होते हैं बच्चे। मतलब निगेटिव नेचर पे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, लेकिन जो पॉजिटिव नेचर के राइट्स होते हैं उन पर हम रिस्ट्रिक्शंस की क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो उस पर एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिक ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चे कि किस अनुच्छेद के अनुसार यह इंगित किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 में बोला गया, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20(2) में आप जब जाएंगे तो वहां पे बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, ठीक है ना, एक ही बार आप दंड दे सकते हैं। ठीक है ना, एक अपराध के लिए एक ही बार उसे क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। उससे अधिक आप दंड नहीं दे सकते। या तो आप उसे शारीरिक दंड दे दीजिए, यानी जेल में डाल दीजिए, या फिर उसके ऊपर आर्थिक दंड लगा दीजिए। तो दंड दो प्रकार से दिया जाता है कि आप जनरली अगर कोई अपराध करते हैं, अपराध का मतलब सरकार के नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ रोड्स होते हैं उस पर रेड लाइट की व्यवस्था की गई होती है, ठीक है ना, जिससे कि संचार व्यवस्था थोड़ा सा प्रभावित ना हो। तो अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो आपसे आर्थिक दंड चार्ज कर सकता है। अगर आप आर्थिक दंड की भुगतान नहीं करते हैं तो वो आपको जेल में भी डाला जा सकता है, जहाँ पे आपको शारीरिक दंड दिया जाता है, शारीरिक कार्य आपसे वहां पे कराया जाएगा। तो भारत में एक ही प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, दोहरे दंड की बात नहीं की जाती है। तो एक ही दंड है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ना होता है तो आर्टिकल 20 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। किस, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि किस अनुच्छेद में बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है बच्चे, मतलब किस अनुच्छेद में बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आर्टिकल जो 23 है बच्चे, वहाँ पे बलात् श्रम का मतलब होता है बेगारी। यानी अगर आप किसी व्यक्ति से कार्य ले रहे हैं तो उसके कार्य का, उसके श्रम का आपको भुगतान करना होता है। तो अगर आप उसके कार्य का या उसके श्रम का अगर आप भुगतान नहीं कर रहे हैं तो इसको बलात् श्रम बोला जाता है, और इसे एक प्रकार से अपराध माना जाता है। और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जा रहा है उस व्यक्ति को न्यायपालिका के द्वारा दंडित किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 23 में क्या की गई है बच्चे, व्यवस्था की गई है। इसी तरह से आएंगे बच्चे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बोली गई, कि धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन होते हैं उसकी स्वतंत्रता दी गई है, वो किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल जो 26 है बच्चे, उसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात की गई है। तो जो धार्मिक कार्यों का एक प्रकार से प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, कुछ संप्रदाय होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, तो वो अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था जो है और उनको अधिकार भी दिया गया है। वो अधिकार आप अनुच्छेद 26 में देख सकते हैं, आर्टिकल 26 में बोला गया है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है बच्चे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है बच्चे। तो वहाँ पे आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का क्या करता है, एक प्रकार से आपको अधिकार देता है बच्चे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा बच्चे
बन सकता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों के विकास के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद है जिसकी व्यवस्था की जाती है। उस अनुच्छेद के द्वारा पूरा का पूरा जो मौलिक अधिकार हो जाता है वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है और जीवित हो जाता है। मतलब आप मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते और मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं न्यायविद बन पाता है। मतलब मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उस पर डिस्कशन किया जा सकता है, उस पर डिबेट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई अधिनियम मौलिक अधिकारों को कम करने की कोशिश कर रहा है तो मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद है बच्चे जो मौलिक अधिकारों को वापस उतना ही करने की क्षमता रखता है जितना संविधान में उसकी व्याख्या की गई है। तो आर्टिकल 32 जो है बच्चे उसको हम लोग संवैधानिक उपचार बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोली जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होते हैं। यानी संवैधानिक उपचार की जो बात की गई है वो आर्टिकल 32 में की गई है। तो ये आपको क्या करना है, पॉइंट्स एक तरह से आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर बात बच्चे। तो आर्टिकल 32 से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और उसमें कुछ रिट्स होते हैं बच्चे, जो रिट्स इशूज किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। रिट होते हैं, जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए और उनके विकास के लिए। ठीक है, तो वो आप जर्नलिस्ट देख सकते हैं। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल सर्वोच्च न्यायालय करके लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन आपसे प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय में अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उससे संबंधित अगर कोई केस हाई कोर्ट में आता है, किसी स्टेट के हाई कोर्ट में आता है, तो क्या हाई कोर्ट मूल अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है? तो वहां पे जनरलिस्ट 226 आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल जो 226 है उसमें हाई कोर्ट को ये शक्तियां दी गई हैं कि वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। ठीक है, और उसके लिए वो रिट जारी कर सकता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि संविधान का जो अनुच्छेद 49 है, 49 के द्वारा किसको संरक्षण प्रदान किया गया है बच्चे? तो जर्नलिस्ट मोटा मोटी हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं बच्चे तो मूल अधिकार भाग 3 में है। यानी जो पार्ट 3 है बच्चे वहां पे फंडामेंटल राइट की बात की गई है। तो लगभग आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन किया जाता है। 12 से लेकर 32 जो होता है वो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आम लोगों के लिए होते हैं, आम सिविलियंस के लिए होते हैं। और उसके बाद से 33, 34 एंड 35 जो है ये हमारे सेना के लिए एक प्रकार से उनकी व्यवस्था की गई है। तो सेना के लिए अलग से कुछ अधिकार होते हैं। जिस तरह से आम सिविलियन के पास जो अधिकार दिए जाते हैं उस प्रकार के अधिकार सेना के पास नहीं होते। उनके लिए संविधान में अलग से एक प्रकार की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 33, 34 और 35 में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा था कि संविधान का जो अनुच्छेद 49 है वो किसके द्वारा किसको संरक्षण प्रदान करता है। तो जो आर्टिकल 49 है तो ये समझना पड़ेगा कि अच्छा ये आर्टिकल 49 आएगा किस चैप्टर पार्ट में। तो जो आर्टिकल 49 है बच्चे ये पार्ट 4 में आता है। और जो पार्ट 4 है वो राज्य नीतिक निर्देशक तत्व से संबंधित है। राज्य नीतिक निर्देशक तत्व जिसको हम लोग डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोला जाता है। और ये शुरू होता है पार्ट 4 में, इसको बोला गया है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। राजनीतिक निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में लिखा गया है बच्चे, आर्टिकल 36 से लेकर, ठीक है ना, उसकी शुरुआत होती है बच्चे। और उसी में, ठीक है ना, आपके आर्टिकल 49 आता है। और वहां पे आर्टिकल 49 में एक प्रकार से, ठीक है ना बच्चे, जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं बच्चे, राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं या राष्ट्रीय जो वस्तु होते हैं उनके संरक्षण की बात की गई। यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, जो पब्लिक प्लेस होता है, ठीक है ना, उनको नुकसान करने से बचाने की जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 49 में की गई है। अगर कोई व्यक्ति करता है और करते हुए पाया जाता है तो इसके लिए सरकार ने कानून बना रखा है, अधिनियम है बच्चे। और उस अधिनियम के तहत एक प्रकार से लोगों को क्या किया जाता है, दंडित भी किया जाता है। तो आर्टिकल 49 में, ठीक है, नेशनल इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बच्चे, ठीक है, नेशनल इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इम्पॉर्टेंट हेरिटेज, ठीक है, नेशनल इम्पॉर्टेंट गुड्स, तो इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 49 में की गई है, आर्टिकल 49 में की गई। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है ना।
आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु राज्य को निर्देशित करता है। ध्यान से आप क्वेश्चंस पढ़िएगा। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु राज्य को निर्देशित कर सकता है, राज्य को। ठीक है ना, ये नहीं पूछ रहा है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पे की गई है। ठीक है ना, सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, नहीं, राज्य को कहाँ पे निर्देश दिया जा रहा था निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का, तो वो आर्टिकल 45 है जो राजनीतिक निर्देशक तत्वों में आता है। और 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो फ्री एंड कंपल्सरी, ठीक है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 21A में है, जहाँ पे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अब सरकार जो है वो एक नई शिक्षा नीति लाने जा रही है। तो नई शिक्षा नीति में क्या हो रहा है कि वो 3 साल से शुरू हो जाएगा अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो, और लगभग उसमें 18 वर्ष तक बच्चों को क्या हो जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो इसको सरकार बढ़ाने की बात कर रही है। नई शिक्षा नीति को लागू होने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो नई शिक्षा नीति से भी प्रश्न बन सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है, आने वाली जो है, या जिस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने अप्रूव्ड कर दिया है, मतलब जो हमारे यहाँ जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की सहमति मिल चुकी है नई शिक्षा नीति 2020 को, उस समिति के अध्यक्ष के कौन थे या उसके अध्यक्ष किसको रखा गया, तो के कस्तूरी रंजन है बच्चे, जो ठीक है ना इसरो के साइंटिस्ट थे, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं बच्चे। ठीक है ना, तो उनके अंडर एक कमेटीज बनाई गई थी जो शिक्षा नीति से संबंधित है बच्चे। जब हम आर्टिकल 50 में आते हैं बच्चे, तो जो आर्टिकल 50 है बच्चे, वहाँ पे एक्चुअली आर्टिकल जो 50 है, ठीक है ना, तो आर्टिकल 50 में किसकी व्याख्या की गई है बच्चे, तो जो आर्टिकल 50 है बच्चे, वहाँ पे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की व्यवस्था की गई। तो जुडिशरीज को एग्जीक्यूटिव से जो सेपरेट किया गया है, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण दिखेगा, अलग अलग जो दिखेंगे, सेपरेशन से जो दिखता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं कहाँ पे दिखता है, आर्टिकल 50 में। तो यानी जो राजनीतिक निर्देशक तत्व था बच्चे, वो आर्टिकल 36 से शुरू होता है और आर्टिकल 51 तक है बच्चे। तो राजनीतिक निर्देशक तत्वों की पूरी व्याख्या जो की जाती है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में की गई है, और उसी में आर्टिकल जो 50 है बच्चे, वहां पे बात की जाती है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है ना कि जैसे संविधान में बोला गया है कि विधायिका, संविधान में जो 3 अंग बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से कहाँ पे पृथक किया गया, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक कहाँ पे करते हैं। तो जर्नलिस्ट कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथककरण है, सेपरेशन जो है, वो आर्टिकल 50 में है बच्चे। संविधान में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है, और कोई भी संस्था, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और यही पृथक्करण की जो प्रकृति है बच्चे, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, ये भारत में संघीय व्यवस्था को क्या करता है, स्थापित करता है। फेडरल गवर्नमेंट को क्या कर देता है, स्थापित कर देता है। जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था होती है बच्चे, वहाँ पे ठीक है ना, शक्तियों का विभाजन हो जाता है, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन दिखेगा। जैसे अगर आप अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका की अगर शासन प्रणाली को देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिका की जो शासन प्रणाली है, अमेरिकन जो शासन प्रणाली है, वो किस प्रकृति की है, क्या वहाँ का प्रकृति है, नेचर ऑफ किस तरह का, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो आप बोलते हैं फेडरल सिस्टम। और जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था होती है बच्चे, वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव सेम व्यक्ति होता है। कार्यपालिका का हेड भी एक ही व्यक्ति होगा और देश का भी अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ही शासन व्यवस्था का भी अध्यक्ष हो जाता है और देश का भी क्या हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टिकल 50 जो है वो किसकी व्याख्या करता है। एक तो प्रश्न ये पूछा जाए तो ऑप्शन में आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण देखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है बच्चे कि ये बताइए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में किया गया है या फिर संविधान के किस भाग में किया गया है। तो बच्चे वहां पे भाग अगर पूछ रहा है तो राजनीतिक निर्देशक तत्व तो बताना है, अनुच्छेद पूछ रहा है बच्चे तो आर्टिकल 50 आपको क्या करनी है, टिक करनी है बच्चे। क्लियर।
आर्टिकल जो 53 है बच्चे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 53 में किसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद जो 53 है, आर्टिकल 53, उसमें किसकी व्याख्या की गई है। तो उसमें बोला गया है बच्चे कि संघ की कार्यपालिका, जो संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यानी संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है बच्चे, सेंट्रल तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसको यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। और यूनियन जो एग्जीक्यूटिव होती है, केंद्रीय जो कार्यपालिका होती है, उसकी पूरी की पूरी शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति में होती है। तो सिंपल सी बात है बच्चे कि जब भी आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो सीधा आपको प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, टिक करना होता है, क्योंकि सारी शक्तियां राष्ट्रपति है। तो उस शक्तियों का जो लोग उपयोग करेंगे तो उसके लिए राष्ट्रपति के उन्हें क्या चाहिए, आदेश चाहिए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उन्हें आदेश देने का मतलब उन्हें नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति के पास पूरी की पूरी एक प्रकार से कार्यपालिका की क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं। आपको ध्यान में रखना है, जो आर्टिकल 53 में दिया गया है। क्या भारत में राष्ट्रपति दोबारा, यानी राष्ट्रपति जो है वो पुनः निर्वाचित हो सकता है, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में है। तो हाँ, इसकी भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि जो भारतीय राष्ट्रपति है वो दोबारा भी निर्वाचित या दोबारा निर्वाचन के लिए भाग ले सकते हैं और दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। अमेरिका में सिर्फ 2 बार हो सकते हैं, 2 बार से अधिक अमेरिका में व्यवस्था नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है और 2 बार वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, उससे अधिक बार नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ें। लेकिन एक सर्वोच्च पद होता है, ठीक है ना, भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो संविधान में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। ठीक है ना, और ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग एक प्रकार से भारत का जो सर्वोच्च पद है वहाँ पर भी हम लोग जन निर्वाचन के द्वारा लोगों को चुन कर लाते हैं बच्चे। लेकिन वहाँ पे जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। और निर्वाचन की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए अप्लाई हम करते हैं बच्चे, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक प्रकार है बच्चे। ठीक है ना, चुनाव के 2 प्रकार होते हैं। एक तो फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुनाव कराया जाता है। और दूसरा चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है बच्चे, उसमें भी 4 प्रकार होते हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है बच्चे, उसके द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आएंगे बच्चे। और राष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये ध्यान में रखना होता है बच्चे। ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यदि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के कारण राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे किस पद का वेतन दिया होगा बच्चे। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं और उनका राष्ट्रपति रिक्त है आकस्मिक तौर पे, मतलब रिक्त हो गया, उस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का अगर कार्य कर रहे हैं बच्चे, तो उस समय उन्हें जो सैलरी या जो भी उनका वेतन होता है बच्चे, जो भी उन्हें एक प्रकार से भत्ते जो दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद का वेतन और भत्ता दिया जाता है। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्य कर रहे हैं तो उन्हें वेतन और जो भत्ते होते हैं बच्चे, वो वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति का दिया जाता है बच्चे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, आपसे अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है बच्चे कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत तथा किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न फिर से मैं बोल दे रहा हूं बच्चे, प्रश्न ये पूछेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत तथा किसके द्वारा किया जाता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है बच्चे, वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 66 में लिखा गया है। और संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं बच्चे। ठीक है,
अगला प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चे कि भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की क्या प्रक्रिया। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, और प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे जटिल हो जाता है, जो टफ होता है। पूछा कि भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की क्या प्रक्रिया बताई गई है। तो हाँ, प्रक्रिया में है बच्चे कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा से ही चुना जाता है। तो राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और उस प्रस्ताव पारित अगर हो जाता है, ठीक है, अगर वो संकल्प पारित हो जाता है, बस उस पर लोकसभा अगर अपनी सहमति दे देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस व्यक्ति को पद क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर जटिल करना होगा तो कितना मत पढ़ना चाहिए, तो वहाँ राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और वो प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। उस पर सिर्फ लोकसभा सदस्यों की एक सहमति की जरूरत होती है। लोकसभा के सदस्य अपनी जैसे ही सहमति देंगे वैसे ही उपराष्ट्रपति को पद क्या करना पड़ सकता है, छोड़ना पड़ सकता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे कि संघीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। संघीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है बच्चे। तो संविधान में तो मंत्री परिषद का ही इस्तेमाल किया गया है बच्चे, ठीक है ना। मंत्री परिषद आपको संविधान में दिख जाएगा, ठीक है ना। तो जो संघीय मंत्री परिषद होता है, मतलब सेंटर में जो मंत्री परिषद बनेगा बच्चे, और राज्यों में भी मंत्री परिषद बनता है, जो मुख्यमंत्री और राज्य के गवर्नर को, ठीक है ना, एड एंड एडवाइस देते हैं, मतलब सलाह और मदद किया जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो राज्यों का अपना एक मंत्री परिषद होता है और केंद्र का अपना एक मंत्री परिषद होता है। तो केंद्र के ही मंत्री परिषद को हम लोग संघीय मंत्री परिषद बोलते हैं। तो जो संघीय मंत्री परिषद है बच्चे, उस संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि उन्हें मंत्री परिषद में कौन कौन व्यक्ति चाहिए, और उस सलाह पे राष्ट्रपति उनकी क्या कर देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। और मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं बच्चे, ठीक है, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी प्रसाद पर्यंत है जब तक, और प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के द्वारा, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आप मंत्री परिषद के मंत्री बनकर रह सकते हैं, ठीक है। प्रसाद पर्यंत आप पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए भी यही चीज होती है बच्चे, लेकिन जब हम डिटेल में करते हैं तो कुछ चीजें अलग होती हैं। आपको ध्यान में रखना है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है। ऑप्शन में आपको प्रसाद पर्यंत देखना पड़ेगा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट देखना पड़ेगा, और वही ठीक होगा। अगर आपने 5 ईयर टिक कर दिया तो ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चे, गलत हो जाएगा। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आपको क्या करना है, देखना है। क्लियर इतनी चीजें। दूसरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बच्चे, ठीक है ना, कि उनका कब तक पद पे बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो लोग पद पर क्या होते हैं, बने रहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन हो सकता है बच्चे ये पूछा जाए कि संविधान के अनुसार, हाँ एक चीज और, अगले क्वेश्चन से आने से बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है बच्चे, ठीक है ना। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। जो मंत्री परिषद होता है बच्चे वो आकार में बड़ा होता है, मतलब संख्या में ज्यादा लोग होते हैं मंत्री परिषद में, और जो मंत्रिमंडल होता है वो आकार में क्या होता है, छोटा होता है। यानी मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी आएंगे, राज्य मंत्री भी आएंगे, उप राज्य मंत्री भी आएंगे, और स्वतंत्र प्रभार भी मंत्री आएंगे। तो मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री ही बच्चे देश से संबंधित नीतियों का निर्माण कराते हैं प्रशासनिक मदद के द्वारा, और यही लोग देश से संबंधित कानून लेकर आते हैं। तो मंत्रिमंडल की भूमिका जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन मंत्री परिषद की ही सलाह पे राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और मंत्री परिषद आपको वहां पर दिखेगा बच्चे जहां पे संसदीय प्रक्रिया है, जहां जहां संसदीय प्रक्रिया को अपनाया। संसदीय प्रक्रिया मतलब जहां पे संसद है, जहां पे प्रधानमंत्री जैसा पद होता है, तो वहां पे मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था की जाती है। और मंत्री परिषद की ही सलाह पे राष्ट्रपति जो है वो कार्य करते हैं बच्चे। तो मंत्री परिषद की जो सलाह मिलेगी
और जिस प्रकार की सहायता मिलेगी उसी के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने का अधिकार दिया गया। मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है क्योंकि उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं बच्चे। तो ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। अब अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं बच्चे, यानी संविधान के अनुसार भारत सरकार का विधि सलाहकार किसे कहा गया है, ठीक है ना। यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर ऑफिसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान न्यायवादी बोला जाता है बच्चे। तो जो भारत का महान न्यायवादी होता है बच्चे, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, यहाँ पर भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आप पद को क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो संघीय सरकार का जो लीगल एडवाइजर होता है बच्चे, जो यूनियन गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है, उसको अटॉर्नी जनरल या भारत का महान न्यायवादी बोला जाता है। प्रश्न तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के महान न्यायवादी, जिस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी बनाया जाता है, उसकी योग्यता क्या होती है। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है बच्चे कि भारत का जो महान न्यायवादी होता है, उसकी योग्यता जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के जज की जो योग्यता होती है, वही योग्यता भारत के महान न्यायवादी की होती है। इतनी चीजें आपको पेपर के लिए ध्यान में रखना है। आपसे ये भी हो सकता है कि पूछे कि अच्छा स्टेट जो है बच्चे, राज्य भी है, तो राज्य का भी तो विधि सलाहकार होता है, राज्य का भी तो विधि सलाहकार होता है या नहीं, तो राज्य का भी विधि सलाहकार होता है, लीगल एडवाइजर होता है बच्चे। उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो एडवोकेट जो जनरल होता है वो राज्य का विधि सलाहकार होता है, और जो जो संघीय सरकार है बच्चे, उसका जो विधि सलाहकार होता है, लीगल एडवाइजर जो होता है, उसको भारत का महान न्यायवादी बोला जाता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अगला सबसे आसान क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चे, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का एग्जाम हो, आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश एसआई का पेपर दे रहे हैं बच्चे, लेखपाल का पेपर दे रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, ठीक है ना, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पुलिस, इन सब के एसएससी के में भी ये चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं बच्चे प्रश्न, जहां आराम से आप प्रश्न को कर लेंगे बच्चे। आपसे क्वेश्चन होगा बच्चे कि संसद का गठन किन संरचनाओं से मिलकर होता है बच्चे। संसद का जो गठन होता है वो किन संरचनाओं से मिलकर होता है या किन संस्थाओं से मिलकर होता है बच्चे। तो उसमें एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को अगर आप मिला देते हैं बच्चे तो संसद का क्या होता है, गठन होता है। तो संसद का जो गठन होता है बच्चे वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाने से होता है बच्चे। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन होगा कि संसद का कौन सा सदन अस्थाई है जिसका विघटन नहीं होता है। तो संसद का कौन सा सदन अस्थाई है जिसका विघटन नहीं होता है, तो सीधा आंसर आप दे देंगे राज्यसभा। यानी लोकसभा जो है बच्चे उसका विघटन होता है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन आप 5 वर्ष काउंट कैसे करेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो जब भी नई लोकसभा गठित होती है बच्चे, तो जब भी नई लोकसभा गठित होगी तो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक से 5 वर्ष का लोकसभा का क्या होता है, कार्यकाल होता है। और लोकसभा को जो विघटित किया जाता है बच्चे वो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया जाता है। तो जैसे ही पहली बैठक से 5 वर्ष पूरा हो जाएगा, वैसे ही लोकसभा को क्या कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है बच्चे। ये आपको ध्यान में रखना है। जो राज्यसभा है वो अस्थाई है, सदन है, वो विघटन नहीं होता है। हाँ, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ठीक है, उनका कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या होता है, ठीक है, वो रिटायर्ड किए जाते हैं, मतलब उनका एक कार्यकाल होता है, ठीक है ना। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और एक नियम बना हुआ है कि हर 2 साल पे 1/3 जो मेंबर होंगे, 1/3 जो सदस्य होंगे, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर्ड होते रहते हैं, और वो साइक्लिक प्रोसेस में वो चलता रहता है। नीचे से जैसे ही खाली होंगे, नीचे से, ठीक है ना, सीटों पे जो भी सीटें खाली होती जाएंगी उस पर चुनाव करा के उन सीटों को हम फिल करते रहते हैं बच्चे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, संसद के सदस्यों तथा मंत्री परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त वह कौन सा पद है जो संसद के किसी भी सदन की बैठकों एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी है बच्चे। वैसे तो संसद में सिर्फ उन्हें ही बैठने का अधिकार है बच्चे जिनके पास सदस्यता है, यानी लोकसभा का सदस्य,
लोकसभा में जो सदस्य हैं निर्वाचित मनोनीत, राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य संसद की बैठकों में भाग लेते हैं। लेकिन इनके अलावा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है लेकिन बैठक में भाग ले सकता है? तो वो है बच्चे भारत का महान न्यायवादी। जो भारत का महान न्यायवादी है उसे संसद के सदनों में बैठने का अधिकार है, वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है, सिर्फ मत करने का अधिकार नहीं है बच्चों। वोट नहीं कर सकता वो किसी विधेयक के ऊपर, लेकिन किसी विधेयक पे डिबेट अगर चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तो उस वाद विवाद पे वो क्या करेगा, एक प्रकार से भाग लेगा। और ये चीज़ है, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बच्चे, भारत का महान न्यायवादी होता है वो। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये आर्टिकल 108 में लिखा गया है, ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं बच्चे इसको इंग्लिश में। तो इसकी अध्यक्षता जो होती है बच्चे, मतलब जब भी ज्वाइंट सीटिंग होगी, संयुक्त बैठक होगी, तो उसका पीठासीन अधिकारी कौन होगा बच्चे? तो वो लोकसभा का स्पीकर होता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। स्पीकर को अध्यक्ष भी बोला जाता है। ज्वाइंट जो संयुक्त बैठक होती है वो बुलाई किसके द्वारा की जाती है, मतलब आहूत किसके द्वारा किया जाता है बच्चे? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है ज्वाइंट सीटिंग को संयुक्त बैठक को बुलाने का। और वो तभी बुलाई जाती है जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में विवाद हो बच्चे। एक सदन उस विधेयक को पास कर रहा है, दूसरा सदन उस विधेयक को लेकर विरोध कर रहा है, तो उस स्थिति में अगर वो विधेयक राष्ट्रीय हितों से संबंधित है बच्चे, राष्ट्र के लोगों के विकास से संबंधित है, कल्याण सुरक्षा से, तो उस पर ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। जैसे दहेज प्रथा को प्रतिषेध करने के लिए बुलाया गया था बच्चे, इसी तरह से आपका पोटा एक्ट था बच्चे, बैंकिंग सर्विसेज एक्ट है। तो अभी तक 3 बार, ठीक है ना, संयुक्त बैठक हुई है बच्चे, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। तो धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आप नहीं बुला सकते हैं। सिर्फ संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के लिए हो सकता है बच्चे, धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होगी। संविधान संशोधन के लिए भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जिसके लिए शब्द आहूत उपयोग में लाया जाता है बच्चे, वो सिर्फ कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो लोकसभा स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है ना बच्चे। अगला आपसे आता है कि संविधान में बजट के लिए अनुच्छेद 112 के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया गया बच्चे? जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम जिसको बजट बोलते हैं बच्चे, संविधान के अनुच्छेद 112 में उसके लिए क्या लिखा गया है बच्चे? तो उसको एक प्रकार से वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है बच्चे। तो उसको एक प्रकार से वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। बजट को अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा गया, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है बच्चे। क्लियर? ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा बच्चे, ठीक है ना, कि संसद के विशांतीय काल में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है ना, संसद के विशांतीय काल में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो है बच्चे अनुच्छेद 123, यानी आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रति अध्यादेश के द्वारा उसे अधिनियम में, कानून में, विधि में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया है किसी भी विधेयक के प्रति बच्चे। और वो तब लाया जाता है, अध्यादेश तभी लाया जाएगा जब एक सदन कार्यवाही में है और संसद का दूसरा सदन स्थगित है बच्चे, और वो विधेयक जनता के हित से संबंधित है, सार्वजनिक हित से संबंधित है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति अध्यादेश के अधिकार के तहत उसे क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक वैधता पीरियड भी होती है बच्चे, 6 सप्ताह या फिर
अधिकतम 6 महीने, यानी दूसरे सदन से आपको 6 महीने में उसे क्या करना है, पास कराना पड़ेगा, या 6 वीक आपको दिया जाता है, ठीक है ना, 6 वीक दिया जाता है, उस 6 वीक में आपको क्या करना होता है, पास कराना होता है। अगर आप पास नहीं करा पाएंगे तो जिस अधिनियम को अध्यादेश के द्वारा लागू किया गया है वो अध्यादेश स्वतः ही क्या हो जाता है, अधिनियम स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अध्यादेश की जो अध्यादेश की शक्ति है, संघीय स्तर पे बच्चे, वो राष्ट्रपति के पास होता है, और अनुच्छेद 123 में बताया गया बच्चे, आर्टिकल 23 में। और जब क्या राज्यपाल के पास भी राज्य से संबंधित किसी विधेयक को लेकर अध्यादेश लाया जा सकता है, राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, क्या राज्यपाल के पास भी इस प्रकार की शक्तियां होती हैं, संविधान में कहीं इस प्रकार की व्याख्या की गई है? तो हाँ, आर्टिकल 213 में है, जहाँ पे राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है, आर्टिकल 213 का उपयोग करके बच्चे। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के लिए नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी किस अनुच्छेद में भारत के लिए नियंत्रक महालेखक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है बच्चे? तो वहां पे आपको आर्टिकल 148, जिसमें CAG कैग के बारे में, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, काम क्या होता है, जो भी भारत सरकार को बजट दिया जाता है बच्चे, सरकार ने बजट को किस प्रकार से खर्च किया है, उस पूरे खर्च का ऑडिटिंग, मतलब परीक्षण जो होता है, वो CAG कैग के द्वारा होता है। और कैग अपनी रिपोर्ट जो है वो बच्चे को किसको देता है, भारत के राष्ट्रपति को। तो प्रश्न ये भी बनता है कि जो CAG कैग है उसके द्वारा रिपोर्ट जो होती है, उसकी रिपोर्ट जो होती है, ठीक है ना, खर्चे से संबंधित आय और व्यय को लेकर जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो रिपोर्ट भारत में किसको दी जाती है, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को सीधा अपनी रिपोर्ट देता है। और राज्यों के खर्च की जो रिपोर्ट होती है बच्चे, वो भारत के राज्य के राज्यपाल यानी स्टेट गवर्नर को दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो संघ के लिए एक ही कैग होता है बच्चे, भारत का महानियंत्रक लेखक परीक्षा, और राज्यों के लिए भी वही व्यक्ति होता है, दोनों के लिए वही काम करता है। ये आर्टिकल 148 में बोला गया है बच्चे। इसी तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बच्चे कि संघ राज्य क्षेत्र यानी जो यूनियन टेरिटरी है बच्चे का प्रशासक किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो संघ राज्य क्षेत्र हैं बच्चे, उसके जो प्रशासक होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कौन उन्हें नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है बच्चे, यूनियन टेरिटरीज के कॉन्स्टिट्यूशनल हेडों को क्या करता है, नियुक्त करता है। संवैधानिक जो अध्यक्ष होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आज हम लोग इतना इसमें रखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित प्रश्नों में बच्चे। इसकी पूरी एक सीरीज चलाऊंगा मैं, जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न कराए जाएंगे, वो जो पेपरों में आ रहे हैं बच्चे, वनडे एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आप इसका SSC के पेपर में भी यूज़ कर लीजिएगा, लेखपाल के पेपरों में यूज़ कर लीजिएगा, जो भी स्टेट वनडे एग्जाम्स होते हैं, पुलिस, SIs, PGT, PRT, KVS, जहाँ भी जनरल स्टडी में आपको यूज़ करना है वहाँ पे इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मैं एक पूरी एक सीरीज चलाऊंगा बच्चे, और जिस बच्चे को भी इसका PDF भी मैं बच्चे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसकी PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से, AB क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप क्या करें, इसको वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और जैसे RRBs NTPC का पेपर होने वाला है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आराम से आपको RRBs NTPC में भी आपको हेल्प मिलेगा। और अगर ये चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो आप AB क्लासेस को, ठीक है, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और कुछ कमियां अगर दिख रही हैं तो आप उसको बताएं भी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। और जब तक भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको मैं कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।